धारा 302 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अनुसार जो भी कोई किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो उसे मृत्यु दंड या आजीवन कारावास और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। हत्या करना, सजा मृत्यु दंड या आजीवन कारावास जोड़ आर्थिक दंड। यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। हमें अक्सर सुनने और पढ़ने को मिलता है कि हत्या के मामले में अदालत ने IPC यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मुजरिम को हत्या का दोषी पाया है। ऐसे में न्यायालय दोषी को मृत्यु दंड या फिर आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। फिर भी काफी लोगों को अभी भी धारा 302 के बारे में सही ज्ञान नहीं है। आइए चर्चा करते हैं कि क्या है भारतीय दंड संहिता की धारा 302। गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 कई मायनों में महत्वपूर्ण है। हत्या के आरोपी व्यक्तियों पर इस धारा के तहत ही मुकदमा चलाया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या के लिए दंड। जिसने भी हत्या की है उसे या तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड हत्या की गंभीरता के आधार पर के साथ साथ जुर्माने की सजा दी जाएगी। हत्या से संबंधित मामलों में न्यायालय के लिए विचार का प्राथमिक बिंदु अभियुक्त का इरादा और उद्देश्य है। यही कारण है कि यह महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त का उद्देश्य और इरादा इस धारा के तहत मामलों में साबित हो। यह एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है जो जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है। यह अपराध किसी भी प्रकार से समझौता करने योग्य नहीं है। धारा 299 IPC के अंतर्गत हत्या को परिभाषित किया गया है। हत्या के आवश्यक तत्व क्या हैं? हत्या की आवश्यक सामग्री में शामिल हैं इरादा, मौत का कारण बनने का इरादा होना चाहिए। मौत का कारण, आपराधिक कृत्य को इस ज्ञान के साथ किया जाना चाहिए कि कृत्य दूसरे की मृत्यु का कारण बन सकता है। शारीरिक चोट, ऐसी शारीरिक चोट का इरादा होना चाहिए जिससे मृत्यु होने की संभावना हो। उदाहरण, एक B को उसकी हत्या करने के इरादे से गोली मारता है, नतीजतन B की मृत्यु हो जाती है। हत्या एक द्वारा की गई है। D जानबूझकर C को एक तलवार कट देता है जो प्रकृति के साधारण घटनाक्रम में किसी की भी मौत का कारण हो सकता है। परिणामस्वरूप C की मृत्यु हो जाती है। यहाँ D हत्या का दोषी है हालांकि वह C की मौत का कारण नहीं था। धारा 302 के तहत सजा। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में हत्या की सजा का प्रावधान है। इस धारा के अनुसार जो कोई भी हत्या करता है उसे निम्न सजाओं से दंडित किया जाता है। मौत, आजीवन कारावास, दोषी को भी जुर्माना देना होगा। IPC की धारा 302 के तहत सजा आपके प्रकार के लिए नीचे दी गई है। मौत की सजा। मृत्युदंड एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी व्यक्ति को जघन्य अपराध के लिए सजा के रूप में राज्य द्वारा मौत की सजा दी जाती है। भारत में मौत की सजा दुर्लभ मामलों के लिए दी जाती है। किसी अपराध के लिए दुर्लभतम मामला होने के मानदंड को परिभाषित नहीं किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के आंकड़ों के अनुसार 2007 में कम से कम 100 लोग, 2006 में 40, 2005 में 77, 2002 में 23 और 2001 में 33 लोगों को मौत की सजा दी गई, लेकिन अमल नहीं किया गया। आजीवन कारावास। एकांत, कठोर और सरल कारावास 3 प्रकार के कारावास होते हैं। आजीवन कारावास का मतलब है कि व्यक्ति अपने जीवन काल के लिए कैद कर दिया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में ये प्रावधान है कि कुछ प्रकार के दंड हो सकते हैं जहां आजीवन कारावास भी सजा का एक स्वीकृत रूप है। वर्ष 1955 में आजीवन कारावास की सजा को आजीवन कारावास के साथ बदल दिया गया। धारा 302 के अनुसार आजीवन कारावास भी हत्या करने की सजा है। आजीवन कारावास मृत्युदंड की तरह हिंसक सजा नहीं है, लेकिन यह अभी भी आरोपी और समाज को प्रभावित करता है। जुर्माना। हत्या के लिए आरोपित व्यक्ति को अदालत द्वारा निर्देशित सजा के साथ जुर्माना देने के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है। दोषी द्वारा अदा किए जाने वाले जुर्माने की मात्रा न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगी। अदालत इस बात पर विचार कर सकती है कि हत्या किस तरीके से की गई है और पूरी तरह से दिमाग लगाने के बाद आरोपी द्वारा भुगतान किए जाने वाले जुर्माने की सही राशि का भुगतान करेगा। हत्या और मानव वध में क्या अंतर है? एक हत्या तब होती है जब एक व्यक्ति या एक समूह दूसरे के जीवन को समाप्त करने के पूर्व निर्धारित उद्देश्य के साथ दूसरे को मारता है, जबकि गैर इरादतन हत्या एक ऐसा कार्य है जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है लेकिन उसे हत्या की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इरादा। इसके अलावा एक हत्या को हत्या के रूप में वर्गीकृत करने के लिए हत्या का कृत्य गैर कानूनी होनी चाहिए और दुर्भावनापूर्ण सोच के साथ किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ कानूनी प्रणालियों में गैर इरादतन हत्याओं में किसी को मारने या उसकी मौत का कारण बनने का अपराध शामिल है, लेकिन जानबूझकर नहीं। गैर इरादतन हत्या में इरादा और मौत का कारण बनने की संभावना कम होती है, जबकि हत्या में इरादा और मौत का कारण बनने की संभावना अधिक होती है। उदाहरण, क ने ख पर कम धार वाले चाकू से हमला किया और इसी तरह ग ने घ पर तेज चाकू से हमला किया। क ने ख पर कम धार वाले चाकू से हमला किया, इस मामले में मौत होने की संभावना बहुत कम है।
ये धारा 299 गैर इरादतन हत्या के तहत आएगा। ग ने घ पर तेज चाकू से हमला किया, इस मामले में मृत्यु होने की संभावना अधिक होती है, इसलिए यह अपराध धारा 299 यानी हत्या के तहत आएगा। अपराधी का शारीरिक नुकसान पहुंचाने का इरादा होना चाहिए जिससे मौत होने की संभावना हो। इस तरह के इरादे को गैर इरादतन हत्या या गैर इरादतन मानव वध कहा जाता है। हत्या में अपराधी को पता होना चाहिए कि उसके कार्यों से मृत्यु या शारीरिक क्षति होगी जो मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है। हत्या के मुकदमे में नाबालिग को सजा। बच्चे हर देश का भविष्य हैं, इसलिए उन्हें जघन्य अपराधों के लिए मृत्युदंड और आजीवन कारावास जैसे प्रमुख दंड प्रदान करने से पहले सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना होगा। सजा सबूत के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। जस्टिस लोकुर, जो सुप्रीम कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के अध्यक्ष हैं, ने कहा कि बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों से संबंधित हर मामले में किशोर दोषियों को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जो लगभग 17 वर्ष या 18 वर्ष के करीब का है, उसे केवल इसलिए मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उन्होंने जघन्य अपराध किया है। सभी साक्ष्यों से गुजरने के बाद उचित निष्कर्ष प्राप्त किया जाना चाहिए जो मामले से संबंधित हैं। उद्धरण: किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 के अनुसार अपराध के समय 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। हत्या के मुकदमे में सह अभियुक्त को सजा। जिन व्यक्तियों पर एक ही अपराध का आरोप है उन्हें समान सजा दी जाएगी। सह आरोपियों का कबूलनामा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 30 के तहत प्रदान किया गया है। सह अभियुक्त द्वारा किए गए कबूलनामे का एक स्पष्ट साक्ष्य मूल्य है और यह खुद को और अन्य अभियुक्तों को भी प्रभावित करता है। समता सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि एक अपराध एक ही अपराधियों या एक ही अपराध के दोषी व्यक्तियों को समान सजा होना चाहिए। ये सिद्धांत दोषी व्यक्तियों को सजा देते समय निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करता है। कुछ मामलों में नहीं लगती धारा 302। भारतीय दंड संहिता में धारा 302 के कुछ प्रावधान दिए गए हैं और यदि कोई मामला इस धारा के प्रावधानों की सभी शर्तों को पूरा करता है तो ही केवल धारा 302 का प्रयोग किया जा सकता है। यदि कोई मामला धारा 302 की सभी शर्तों को पूर्ण नहीं कर पाता है तो उसमें धारा 302 के अलावा किसी और धारा का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन धारा 302 का प्रयोग नहीं हो सकता है। धारा 302 में न्यायालय में हत्या करने वाले व्यक्ति के इरादे पर ध्यान दिया जाता है, किंतु कुछ मुकदमे ऐसे भी होते हैं जिनमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की हत्या तो की जाती है किंतु उसमें मारने वाले व्यक्ति का हत्या करने का इरादा नहीं होता है। तो ऐसे सभी मामलों में धारा 302 के स्थान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का प्रयोग किया जाता है। धारा 304 में मानव वध के दंड के लिए कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें किसी भी मानव के वध की सजा के लिए मृत्यु दंड के स्थान पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास के साथ साथ आर्थिक दंड की सजा सुनाई जा सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद जहां मानव वध को हत्या नहीं माना जाता है। धारा 300 की धारा 1-4 में आवश्यक सामग्री प्रदान की जाती है जिसमें हत्या के लिए पर्याप्त मात्रा में सजातीय मात्रा होती है। धारा 300 उन मामलों को बिछाने के बाद जिनमें अपराधी हत्या हो जाती है कुछ असाधारण स्थितियों का उल्लेख करते हैं जिनके तहत अगर हत्या की जाती है तो ये धारा 304 और धारा 30 के तहत नहीं बल्कि धारा 304 के तहत हत्या की सजा के लिए दोषी नहीं है। अपवाद हैं: 1. गंभीर और अचानक उकसावा, 2. निजी रक्षा, 3. कानूनी शक्ति का प्रयोग, 4. अचानक लड़ाई में बिना किसी पूर्व शर्त के और 5. निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के मामले में सहमति। एक बेहतर समझ के लिए उपर्युक्त अपवादों को और विस्तृत किया गया है। 1. गंभीर और अचानक उकसावा। यदि अपराधी को अचानक और गंभीर उकसावे के कारण आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित किया जाता है और उसका कार्य उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो दुर्घटना या गलती से किसी अन्य व्यक्ति को उकसाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। उदाहरण: एक उसी द्वारा गंभीर और अचानक उकसावा दिया जाता है। इस उकसावे के परिणामस्वरूप ए ने सी को गोली मार दी। ए का इरादा सी को मारने का नहीं था। ए हत्या के लिए उत्तरदायी नहीं है लेकिन गैर इरादतन हत्या के लिए उत्तरदायी है। 4. अचानक लड़ाई। अचानक लड़ाई का मतलब है जब लड़ाई अप्रत्याशित थी। दोनों पक्षों में किसी व्यक्ति की हत्या या हत्या का कोई इरादा नहीं था। यह महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है कि किस पार्टी ने पहले हमला किया है या किसने उकसावे की पेशकश की है। 5. निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के मामले में सहमति। जब व्यक्ति अपनी मृत्यु का कारण बनने की सहमति देता है तो यह हत्या की कोटि में न आने वाला गैर इरादतन मानव वध होगा। हालांकि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। मृतक द्वारा सहमति दी जाती है। सहमति के लिए स्वतंत्र और स्वैच्छिक होना आवश्यक है। उदाहरण: आत्महत्या करने के लिए ए द्वारा अनिल 16 वर्ष की आयु को समाप्त कर दिया गया था। इधर अनिल अपनी सहमति देने में असमर्थ था क्योंकि वह अपरिपक्व था और 18 साल से कम उम्र का था। ए हत्या के लिए उत्तरदायी है। अभिव्यक्ति का अर्थ उचित संदेह से परे। संदेह के अपराध के तरीके में खड़े होने के लिए यह एक वास्तविक संदेह और एक उचित संदेह होना चाहिए।
यदि डेटा परीक्षण न्यायाधीश के दिमाग को संदेह में छोड़ देता है तो निर्णय पक्ष के लिए राजी होना चाहिए। यदि अभियोजन न्यायाधिकरण का दिमाग समान रूप से संतुलित है कि आरोपी दोषी है या नहीं, आरोपी को बरी करना उसका कर्तव्य है। 2. निजी रक्षा। निजी रक्षा के अधिकार का प्रयोग खुद की रक्षा के लिए किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर निजी रक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग करते समय आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग करता है और इस प्रकार उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसके खिलाफ वह इस अधिकार का प्रयोग करता है, तो वह हत्या के लिए उत्तरदायी होगा, लेकिन यदि यह गैर इरादतन है तो वह हत्या के लिए दोषी नहीं है। उदाहरण, ख को कोड़े मारने का प्रयास करता है, ख को गंभीर चोट पहुंचाने के इरादे से नहीं। ख द्वारा एक पिस्तौल निकाली जाती है, क हमले को जारी रखता है। ख का मानना है कि उसके पास क द्वारा खुद को कोड़े मारने से रोकने का कोई तरीका नहीं था, ख को गोली मार देता है। ख गैर इरादतन हत्या के लिए उत्तरदायी है जो हत्या की कोटि में नहीं आता। 3. कानूनी शक्ति का प्रयोग। ये कार्य एक लोक सेवक द्वारा किया जाता है जो सार्वजनिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। यदि लोक सेवक कोई ऐसा कार्य करता है जो उसके कर्तव्य के निर्वहन के लिए आवश्यक है, जैसा कि नेक नियत से किया जाता है और वह इसे वैध मानता है। उदाहरण, यदि पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाता है तो वह व्यक्ति भागने का प्रयास करता है और उस घटना के दौरान यदि पुलिस अधिकारी व्यक्ति को गोली मार देता है तो पुलिस अधिकारी हत्या का दोषी नहीं होगा। धारा 302 के तहत आरोप लगाए जाने पर जमानत का न्यूनतम समय क्या है? यदि आप पर धारा 302 के तहत आरोप लगाया जाता है तो जमानत देने के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत कोई निर्धारित समय सीमा निर्धारित नहीं है। आईपीसी की धारा 302 के तहत एक मामला बहुत ही गंभीर अपराध है और यदि आप हत्या के आरोपी हैं तो जमानत प्राप्त करना आसान कार्य भी नहीं है। किसी अभियुक्त को हत्या के मामले में जमानत मिल सकती है या नहीं, यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर अत्यधिक निर्भर करता है। इसके अलावा अगर आरोपी के खिलाफ दिए गए सबूत बहुत मजबूत हैं तो यह जमानत प्रक्रिया में और देरी करेगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में किए गए अवलोकन के अनुसार यदि कोई अपराध मौत की सजा है तो न्यूनतम सजा जो भी हो, जांच की अवधि 90 दिनों की होगी। इसी तरह यदि अपराध उम्रकैद के साथ दंडनीय है, भले ही प्रदान की गई न्यूनतम सजा 10 साल से कम हो, तो डिफॉल्ट जमानत उपलब्ध होने से पहले हिरासत की अवधि 90 दिन होगी। इसलिए यदि किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप है जो मृत्यु या आजीवन कारावास के साथ दंडनीय है, लेकिन न्यूनतम कारावास 10 साल से कम है, तो 90 दिनों की अवधि भी लागू होगी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में माना कि एक अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के तहत आपराधिक प्रक्रिया की जमानत का हकदार है यदि 10 साल तक की सजा के साथ दंडनीय अपराध में पुलिस 7 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रहती है। सभी मामलों में जहां न्यूनतम सजा 10 साल से कम है लेकिन अधिकतम सजा मौत या उम्रकैद नहीं है, तो धारा 167(2)(a) लागू होगी और आरोपी डिफॉल्ट जमानत देने के बाद हकदार होगा। केस चार्जशीट में 60 दिन दर्ज नहीं होता है। यदि न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता 302 जमानत आवेदन खारिज कर दिया जाता है तो क्या करें? जैसा कि ऊपर कहा गया है, हत्या के आरोप में जमानत प्राप्त करना आसान काम नहीं है। ऐसे उदाहरण भी हो सकते हैं जहां आपकी जमानत अर्जी खारिज हो सकती है। हालांकि यदि आपने जमानत के लिए आवेदन किया है और आपकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है, तो आपके पास जमानत अर्जी खारिज करने के आदेश की समीक्षा करने के लिए न्यायाधीश के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर करने का विकल्प है। इसके अलावा आप उच्च न्यायालय के समक्ष आदेश को चुनौती भी दे सकते हैं यदि आपको लगता है कि आपके मामले में योग्यता है। यदि आपके पास एक नया आधार है जिस पर आप जमानत की मांग कर रहे हैं, तो आप दूसरी जमानत अर्जी दाखिल कर सकते हैं। भारत में हत्या ट्रायल कैसे किया जाता है? यदि अभियुक्त हत्या के लिए दोषी नहीं है तो अदालत अभियोजन को बुलाती है और गवाहों की जांच के लिए एक दिन तय करती है। अदालत किसी भी अभियोजन पक्ष के गवाह से जिरह की अनुमति दे सकती है। एक बार अभियोजन पक्ष के सभी साक्ष्य समाप्त हो गए और जांच की गई, अदालत ने अभियुक्त को अपने बचाव के लिए बुलाया। सीआरपीसी की धारा 342 के अनुसार अदालत को अभियुक्त की जांच और पूछताछ करनी है ताकि अभियुक्त को उसके खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में किसी भी परिस्थितिजन्य को समझाने में सक्षम बनाया जा सके। यदि अभियोजन पक्ष और अभियुक्त को सुनने के बाद न्यायाधीश को लगता है कि कोई सबूत नहीं है जो दर्शाता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो न्यायाधीश बरी करने का एक आदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसा कि धारा 232 के तहत उल्लेख किया गया है। हालांकि अगर धारा 232 के तहत सुनवाई के बाद आरोपी को बरी नहीं किया जाता है, तो आरोपी अपने बचाव या किसी भी सबूत को प्रस्तुत कर सकता है जो उसके समर्थन में हो सकता है। रक्षा साक्ष्य के निष्कर्ष के बाद केस का अंतिम तर्क कहा जाता है। अंतिम तर्क अभियोजन पक्ष की ओर से अंतिम दलीलें पेश किए जाने के बाद यह आरोप लगाया जाता है कि जज ये तय करते हैं कि अभियुक्त को बरी करना है या दोषी। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 314 के अनुसार कार्यवाही में दो में से कोई भी पक्ष अपने साक्ष्य के बंद होने के बाद जैसे ही हो सकता है, इससे पहले कि वह अपने मौखिक तर्कों का समापन करे, यदि कोई हो तो उसे तर्कों के साथ अदालत में एक ज्ञापन प्रस्तुत करना होगा।
उनके मामले का समर्थन और विपरीत पार्टी के लिए उसी की एक प्रति दी जाएगी। निर्णय: दोनों पक्षों द्वारा मामला प्रस्तुत किए जाने के बाद न्यायाधीश अभियुक्त को या तो दोषमुक्त करता है या दोषी ठहराता है। इसे निर्णय के रूप में जाना जाता है। सीआरपीसी की धारा 250 के अनुसार यदि किसी आरोपी को निर्वासित किया जाता है या बरी कर दिया जाता है और यदि उसके खिलाफ शिकायत करने वाला व्यक्ति उपस्थित है, तो अदालत उसे ये दिखाने के लिए बुला सकती है कि उसे आरोपी को कोई मुआवजा क्यों नहीं देना चाहिए। यदि वह उपस्थित नहीं होता है तो उसके लिए एक समन जारी किया जाता है। हत्या की सजा के खिलाफ अपील करने की प्रक्रिया क्या है? एक आपराधिक मामले में यदि अपीलकर्ता दोषी नहीं पाया जाता है तो सरकार अपील नहीं कर सकती है। दोषी पाए जाने पर प्रतिवादी अपील कर सकता है। एक आपराधिक मामले में दोनों तरफ से सजा के संबंध में न्यायालय के फैसले के बाद अपील की जा सकती है। अपील करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा समय लिया जाता है और अन्य कागजी कार्रवाई को भरना भी एक कारक है कि इसमें कितना समय लगता है। सभी प्रक्रिया के बाद अपील को पूरा करने में औसतन 20 महीने लगते हैं। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आपकी प्रक्रिया हफ्तों में समाप्त हो सकती है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है। अपीलकर्ता को यह दिखाना होगा कि ट्रायल कोर्ट ने एक कानूनी त्रुटि की जिससे मामले में निर्णय प्रभावित हुआ। अपीलकर्ता को कानूनी तर्क पर चर्चा करने के लिए एक लिखित दस्तावेज या संक्षिप्त विवरण तैयार करना चाहिए। संक्षेप में, अपीलकर्ता बताते हैं कि ट्रायल कोर्ट के फैसले को उलट क्यों दिया जाना चाहिए। अपीलकर्ता अपने दावे का समर्थन करने के लिए पिछले अदालती मामलों का हवाला देते हैं। ट्रायल कोर्ट में मामले के लिखित रिकॉर्ड, पार्टियों द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त और संभवतः मौखिक तर्क के आधार पर 3 जजों का एक पैनल फैसला सुनाता है। उन तर्कों को बनाने के लिए आपको आपराधिक बचाव में अनुभवी वकीलों की आवश्यकता होगी। अपीलकर्ताओं के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद बहुत कम अपील वास्तव में सफल होती हैं, लेकिन यह एक कोशिश करने से रोकना नहीं चाहिए। हत्या से संबंधित महत्वपूर्ण मामले और निर्णय। 1. के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य 1961 एआईआर 1962 SC 605। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में उकसावे से संबंधित कानून के बारे में विस्तार से बताया था। न्यायालय द्वारा इसका अवलोकन किया गया। अचानक और गंभीर उकसावे की परीक्षा यह है कि क्या एक उचित व्यक्ति जो अभियुक्त के समान समाज का है उस स्थिति में रखा गया है जिसमें आरोपी को रखा गया था ताकि उसे आत्मनियंत्रण खो दिया जाए। कुछ परिस्थितियों में शब्दों और इशारों से किसी अभियुक्त को अचानक और गंभीर उकसावे की ओर ले जाया जा सकता है ताकि उसके कार्य को अपवाद के रूप में लाया जा सके। पीड़ित की मानसिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखा जा सकता है अपने पिछले कार्य का पता लगाने के लिए कि क्या बाद के अधिनियम में अपराध करने के लिए अचानक और गंभीर उकसावे की ओर जाता है। घातक झटका स्पष्ट रूप से जुनून के प्रभाव का पता लगाना चाहिए जो अचानक और गंभीर उत्तेजना से उत्पन्न होता है। समय की कमी के कारण उकसावे के शांत होने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये सबूत को बदलने के आरोपी को कमरा और गुंजाइश देगा। 2. मथु बनाम तमिलनाडु राज्य 2007। इस मामले में ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था कि निरंतर उत्पीड़न आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित कर सकता है। अचानक और गंभीर उकसावे की राशि। जब व्यक्ति निजी रक्षा के अपने अधिकार से अधिक हो जाता है, निजी बचाव के अधिनियम का उपयोग करने के लिए कहा जाता है जब अधिनियम खुद को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए प्रतिबद्ध होता है। यदि अभियुक्त जानबूझकर निजी बचाव के अपने अधिकार से अधिक है तो वह हत्या के लिए उत्तरदायी है। यदि यह अनजाने में है तो अभियुक्त हत्या के लिए दोषी नहीं होने वाली सजातीय के लिए उत्तरदायी होगा। उदाहरण: X Y को भगाने का प्रयास करता है, Y की शिकायत करने के तरीके से नहीं। Y द्वारा एक पिस्तौल खींची जाती है, X हमला जारी रखता है। Y का मानना है कि उसके पास X द्वारा ठगने से खुद को रोकने का कोई तरीका नहीं था, X पर Y फायर करता है। X हत्या के लिए दोषी नहीं है। 3. नाथन बनाम मद्रास राज्य एआईआर 1973 SC 665। इस मामले में मकान मालिक आरोपियों को बेदखल करने की कोशिश कर रहा था। निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग करते हुए आरोपी ने मकान मालिक की हत्या कर दी। अभियुक्तों को मृत्यु का कोई भय नहीं था क्योंकि मृतक कोई घातक हथियार नहीं रख रहा था जिससे पीड़ित को चोट लग सकती थी या अभियुक्त की मृत्यु हो सकती थी। मृतक का आरोपियों को मारने का कोई इरादा नहीं था। इस प्रकार आरोपी ने निजी बचाव के अपने अधिकार को पार कर लिया। आरोपी हत्या के लिए दोषी नहीं था। अधिनियम एक लोक सेवक द्वारा किया जाता है जो लोक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। यदि लोक सेवक ऐसा कृत्य करता है जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करना आवश्यक है जैसा कि सद्भाव में किया जाता है और वह इसे कानून सम्मत मानता है। उदाहरण: अगर पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाता है तो वह व्यक्ति भागने की कोशिश करता है और उस घटना के दौरान यदि पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गोली मार देता है तो पुलिस अधिकारी हत्या का दोषी नहीं होगा। 4. डक्की सिंह बनाम राज्य 1955। इस मामले में अपीलकर्ता रेलवे सुरक्षा बल का कांस्टेबल था। जब वह ड्यूटी पर था तब उसने एक फायरमैन को बेवजह मार दिया जबकि वह चोर को पकड़ने के लिए गोली चला रहा था। कांस्टेबल इस धारा के तहत लाभ पाने का हकदार था।
अचानक लड़ाई और क्रोध। अचानक लड़ाई तब होती है जब लड़ाई अप्रत्याशित या पूर्व निर्धारित होती है। दोनों पक्षों के पास किसी अन्य की हत्या या हत्या का कोई इरादा नहीं है। तथ्य यह है कि किस पार्टी ने पहले हमला किया था या उकसाया था, यह महत्वपूर्ण नहीं है। 5. राधेश्याम और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2018। इस मामले में अपीलकर्ता बेहद गुस्से में था जब उसे पता चला कि उसका बछड़ा मृत स्थान पर आ गया है। अपीलकर्ता ने मृतक को गाली देना शुरू कर दिया। जब बाद वाले ने उसे रोकने की कोशिश की तो अपीलकर्ता ने मृतक पर गोली चला दी। उस समय मृतक निहत्था था। इस प्रकार अपीलकर्ता का मृतक को मारने का इरादा था और इसलिए उसे हत्या के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 302 से संबंधित मामलों में वकील की आवश्यकता क्यों है? अपराध के साथ आरोपित होना, चाहे वह प्रमुख हो या नाबालिग, एक गंभीर मामला है। आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले व्यक्ति को गंभीर दंड और परिणाम भुगतने पड़ते हैं, जैसे कि जेल का समय, आपराधिक रिकॉर्ड होना और रिश्तों की हानि और भविष्य की नौकरी की संभावनाएं, अन्य बातों के अलावा। जबकि कुछ कानूनी मामलों को अकेले ही संभाला जा सकता है, किसी भी प्रकृति के आपराधिक गिरफ्तारी वारंट एक योग्य आपराधिक वकील की कानूनी सलाह है जो आपके अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और आपके मामले के लिए सर्वोत्तम संभव परिणाम सुरक्षित कर सकते हैं। दोस्तों, लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय संविधान।